मैं डॉक्टर वैष्णव चरण मुखी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय। हम प्रेमचंद की कहानियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज भी हम प्रेमचंद की कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी की एक मशहूर कहानी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पंच परमेश्वर का अर्थ है पंच, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसको परम ईश्वर, साक्षात ईश्वर मानते हैं प्रेमचंद। पंच में जो न्याय निर्णय लिया जाता है, वो निर्णय किसी आदमी की जुबानी नहीं है। उसके जुबान में अल्लाह बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। आइए पंच परमेश्वर कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे। पंच परमेश्वर कहानी को सबसे पहले दो भाग में बांट देंगे, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग में भी पंच बैठता है और दूसरा भाग में भी पंच बैठता है। पहला भाग में जो पंच बैठा जाता है, उसमें खालाजान, एक बुढ़िया, आरोप लगाती है। खालाजान के पास थोड़ी सी ज़मीन है और उस ज़मीन को जुम्मन शेख हड़पना चाहता है। जब तक खालाजान के नाम से ज़मीन है, तब तक जुम्मन शेख और उसकी बीवी खालाजान को खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छा देखभाल करते हैं। जैसे सारे ज़मीन जुम्मन शेख के नाम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो बूढ़ी को, आलाजान को नफ़रत की निगाहों से देखा जाता है। बिना बघार के डाली और बासी रोटी दिया जाता है। आदर सत्कार नहीं किया जाता है, खाने पीने को नहीं दिया जाता है, अत्याचार किया जाता है, जिससे तंग आकर खालाजान पंच बैठाती है। अगलू चौधरी और जुम्मन शेख के दोनों में घनिष्ठ मित्रता है। जब आलाजान अगलू चौधरी के पास जाते हैं, तो अगलू चौधरी कहता है कि जुम्मन शेख उसका दोस्त है, इसीलिए वो पंच में तो जाएगा, लेकिन जुम्मन शेख के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। और जुम्मन शेख बहुत प्रभावी है उस गांव में, क्योंकि उसके पिताजी शिक्षक हैं। सारे गांव में जुम्मन शेख की पहचान है। जुम्मन शेख हुक्का, पानी, पान, इलायची, हर चीज़ की बंदोबस्त किया हुआ है। वो जानता है कि सारा न्याय व्यवस्था उसके तरफ आएगा और जुम्मन शेख की जीत होगी। जैसे पंच बैठता है और अगलू चौधरी पंच में बोलता है, तो सारा उल्टा हो जाता है। अपना दोस्त होने के बावजूद जुम्मन शेख के खिलाफ न्याय के अनुसार वो ईमान की बात करने लगता है। जो राय दिया जाता है, उस राय में जुम्मन शेख को आलाजान की देखरेख के लिए
माहवार देने की घोषणा की जाती है, जिसके कारण जुम्मन शेख और अगलू चौधरी के बीच में दरार पड़ जाता है, दुश्मनी बढ़ जाती है। तो दोस्ती थी वो दोस्ती नहीं रहती है। यही है पंच परमेश्वर का पहला भाग। दूसरा भाग में भी पंच बैठता है और इस पंच में संजू साहू एक छोटा मोटा दुकानदार है, वो पंच बैठाता है इसीलिए कि अगलू चौधरी उसको बैल का पैसा मांगता है। अगलू चौधरी इसीलिए बैल का पैसा मांगता है क्योंकि अगलू चौधरी के पास दो हृष्ट-पुष्ट मोटे ताजे सुडौल ताकतवर बैल होते हैं। एक बैल की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा बैल अकेला रह जाता है और उस अकेला बैल से ना हल जोता जा सकता है, ना कुछ काम किया जाता है। इसीलिए संजू साहू उस बैल को खरीदने के लिए जाता है गाड़ी जोतने के लिए, और मोल भाव तय होता है 150 रुपया। मगर संजू साहू 150 रुपया नहीं देता है, बैल लेकर चला आता है और नया बैल पाकर बैलों को बहुत खटाता है, बहुत मेहनत करवाता है, जिसके कारण खाने पीने के अभाव से बैलों की हड्डी दिखने लगती है, बैल कमज़ोर हो जाता है और बैल कमज़ोर होकर एक दिन बैल की मृत्यु हो जाती है। जब अगलू चौधरी पैसा मांगने के लिए संजू साहू के पास आता है, संजू साहू कहता है कि अगलू चौधरी का जो बैल था वो मरियल था, वो मरा हुआ था, वो बीमार था, इसीलिए मर गया और इस बैल का पैसा वो नहीं देना चाहता है। संजू साहू इसी को लेकर पंच बैठाता है और संजू साहू को पता है कि अगलू चौधरी का दोस्त जुम्मन शेख है और जुम्मन शेख और अगलू चौधरी में दुश्मनी है। अगर जुम्मन शेख को पंच में बैठाया जाए तो अगलू चौधरी के खिलाफ ही बोलेगा और उसकी जीत होगी और बैलों के पैसा नहीं देने पड़ेंगे। मगर बात उल्टा होती है। जब जुम्मन शेख पंच में बैठता है तो सारा दोस्ती और दुश्मनी को भूलकर न्याय कहने लगता है और संजू साहू को 150 रुपया देने के लिए वो न्याय देता है। वो निर्णय सुनाता है कि बैलों का पैसा दिया जाए और संजू साहू की हार होती है। पंच जो है वो दरबार है, न्यायिक दरबार, जहाँ आदमी नहीं बोलता, आदमी की ज़ुबान में अल्लाह बोलता है, जो बोलता है सही बोलता है। इसीलिए पंच में ना दोस्त है ना दुश्मन है तो सिर्फ न्याय है, ईमान है। दोस्ती की जगह है, न्याय की जगह है। ये बात प्रेमचंद जी ने दर्शाना चाहते हैं। इसी को अगलू चौधरी और जुम्मन शेख एहसास करते हैं और दोनों गले मिलते हैं। प्रेमचंद यथार्थवादी साहित्यकार हैं जो यथार्थ पर जोर देते हैं। आज से 100 साल पहले जो घटना घट रही थी, आज भी वही घटना घट रही है। प्रेमचंद जो लिखे हैं, जिस घटनाओं के ऊपर जिक्र करते हैं, 100 साल के बाद भी और उसके बाद वाले समय में भी वो प्रासंगिक बना रहेगा
हमारे समाज में वो बड़े दूरदृष्टा भविष्य वक्ता के जैसे ये सारी चीज़ों पर बहुत गहराई से परखे हैं, देखे हैं। समाज में जो घट रही है वो आज जितना प्रासंगिक है उस समय भी उतना प्रासंगिक था और 100 साल के बाद भी उतना प्रासंगिक होगा। धन्यवाद।